बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 251 इक़्सात सुन चुके हैं और अब 252 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। उसके बाद ज़ाहिर है यही सूरत रह जाती थी कि मैं किसी तरह तुम लोगों तक पहुंचकर तुमसे इस बात की अपील करूं, शायद इस तरह कुछ बात बन जाए और ख्वाह इस कोशिश में तुम्हें अपनी जान से ही क्यों ना हाथ धोने पड़ जाए। इसका खतरा था, मगर मेरे लिए उन लोगों के दरमियान से निकलने का मौका नहीं था। ये मौका मुझे उस वक्त मिला जब मैं उनके साथ हमले में शरीक हुई और उन्हें अफरा तफरी के आलम में फरार होना पड़ा। किसी को एहसास भी नहीं हो सका होगा कि मैं पीछे रह गई। मुझे यकीन था कि जल्द या बदेर तुम लोगों में से कोई ना कोई ज़रूर नीचे उतरेगा। माफ़ करना मरियम, तुम लोगों को अपनी ताकत का ज़म बहुत ज़्यादा है, वरना ये नौबत ना आती। तुम शायद मेरी बात का यकीन ना करो, लेकिन ये हकीकत है कि मैं शुरू ही से ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ रही हूँ। खुसूसन अमन कॉन्फ्रेंस में हथियार बदस शिरकत की मुखालफत की है। मैंने कहा हाँ। मरियम के मुंह से रवा रवी में निकला और फिर वो यकदम ही चौंक कर मुझे देखने लगी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसके लहजे में हैरत थी। ऐसी ही मालूमात पर हम अपने हर मिशन की बुनियाद रखते हैं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। ये तो अंदर की बात है, इसके बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तुम मुझको अंदर का आदमी तस्लीम कर लो, बाहर के आदमी के इल्म में तो ये बात नहीं हो सकती। मैं शुरू ही से इसी उधेड़ बुन में हूँ कि आखिर तुम हो कौन, किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो? मुल्क से नहीं, तंजीम से, मैंने उसे टोका। हम लोगों का ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं होता, हम तो बस एक तंजीम के लिए काम करते हैं। हम कोई भी हों, हमारा मकसद एक है। मैं जानती हूँ कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अहमद रश इराकी है, लेकिन ज़्यादातर का ताल्लुक़ अरब ममालिक से है। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी मुसलमान भी हैं उस तंजीम में शामिल, मगर वो सब के सब अपने लबो लहजे से पहचाने जाते हैं। और मगर तुम? मैं अपने लबो लहजे के बायस किसी यूरोपीय मुल्क का बाशिंदा लगता हूँ। मैंने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। क्यों, यही बात है ना? हाँ, मरियम ब्रेंस्टन ने कहा। तुम वाकई किसी यूरोपी की तरह अंग्रेजी बोल रहे हो, मगर मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकती कि तुम्हारा ताल्लुक यूरोप से हो सकता है। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया का बाशिंदा हूँ, मैंने खालिस अमरीकी लहजे में कहा। कमाल है, मरियम हैरत से बोली। कोई सुनने वाला ये नहीं कह सकता कि तुम अमरीकी नहीं हो, लेकिन ये भी गलत है, मैं हंस कर बोला। सही बात तो ये है कि मैं एक यहूदी हूँ। इस बार मैंने अबरानी ज़बान इस्तेमाल की थी। मरियम ब्रेंस्टन चौंकी और फिर उसने एक तवील सांस ली। मैं समझ गई, तुम कई ज़बानें वाले ज़बान की तरह बोल सकते हो। तुम्हारी कौमियत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन नहीं है। आखिरी बात मैंने बिल्कुल दुरुस्त कही है, मैंने बड़ी संजीदगी से अबरानी में कहा। कुछ अर्सा कबल तक मैं इजराइली शहरी था, ये नामुमकिन है। मरियम ने वसीले लहजे में कहा। कोई इजराइली ऐसी हरकत नहीं कर सकता जैसी तुमने की है। कोई कर सकता हो या ना कर सकता हो, मैंने बेपरवाही से कहा, मगर मैंने तो यही कुछ किया है। तुम बकवास करते हो। दुनिया का कोई यहूदी अपने मफादात से हटकर कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने मफादात से ज्यादा दूसरों के मफादात की फिक्र होती है। मेरा शुमार भी शायद ऐसे ही लोगों में होता है। दूसरों के मफादात पर अपने मफादात बहरहाल कुर्बान किए जा सकते हैं, मरियम ब्रेंस्टन बोली। और ये भी ख्याल रहे कि मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं करूंगी। उसे मेरी किसी बात पर यकीन होता या ना होता, मुझे इससे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मैंने तो महज उसकी तवज्जो अपनी ज़ात की जानिब से हटाने के लिए ऊट पटांग गुफ्तगू छेड़ दी थी। मालूम नहीं क्यों वो अचानक मुझ में दिलचस्पी लेने लगी थी। मैं चूंकि अपनी शख्सियत को फिलहाल तारीकी में रखना चाहता था, इसलिए ज़रूरी था कि उसकी तवज्जो अपनी जानिब से हटा देता, और मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब रहा था। जिन खतूत पर वो पहले सोच रही थी, अगर उन्हीं पर सोचती रहती तो कुछ अजब नहीं था कि अलियार खान तक पहुंच जाती। इसराइली हुकाम के लिए ये नाम बहुत ज़्यादा आशना था। गो के गोटेल के जनरल टेरेस के साथ मिलकर मैंने अपनी मौत का जो ड्रामा रचाया था, उसके बाद मुझे मुर्दा तस्लीम कर लिया गया था। लेकिन बाद में कुछ लोगों के इल्म में ये बात आ गई थी कि मैं जिंदा हूँ और जो कुछ मैंने किया था बल्कि वो महज एक नाटक था। चूंकि कुछ लोग इस बात से वाकिफ थे, जिनमें बहुत से यहूदी भी थे, खासकर ओली वावर्ड और हारून राबिल सरे फहरिस्त थे। उनके गिरोह के बहुत से लोग भी मेरी ज़िंदगी से वाकिफ रहे होंगे, और ये कुछ अजब नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की खबर अब राज ना रही हो। ऐसी सूरत में किसी के लिए भी ये नतीजा अखज़ करना ज़्यादा मुश्किल ना होता कि मैं कौन हूँ।
दानिशमंदी का तकादा तो यही है कि अपने मफादात पर दूसरों के मफादात कुर्बान कर दिए जाएं। मैंने तंजिया लहजे में कहा। मालूम नहीं तुम कौन हो और क्या हो, मरियम ब्रैंस्टन ने उलझे हुए अंदाज में कहा। और सब कुछ जानते हुए मुझ पर तंज क्यों कर रहे हो? सब कुछ जानता हूँ इसलिए तो तुम पर तंज कर रहा हूँ। तुमने तो खुद ही मुझे अंदर का आदमी करार दिया है। तुम्हारी मालूमात पर हैरत का इजहार किया था, वरना ये मुमकिन नहीं कि तुम अंदर के आदमी हो। फलस्तीनी बहुत आगे बढ़ चुके हैं मरियम ब्रैंस्टन। ये तुम्हारे हुकाम की गलती है कि वो उन्हें अब भी पहले की माने निहत्ता तस्वुर करते हैं। तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। अगर वो फलस्तीनियों को कमतर समझते तो इतने सख्त हिफाजती इंतजामात हरगिज़ ना करते। बदकिस्मती से मैं उन तमाम हिफाजती इंतजामात से वाकिफ हूँ जो यहूदियों ने अपने त्यारों के लिए किए थे, इसलिए तुमसे उन हिफाजती इंतजामात की तफसील नहीं पूछूंगा। लेकिन क्या उनकी दानिश में उनके हिफाजती इंतजामात मुकम्मल नहीं थे? एलाल की उन परवाज़ों को दुनिया की महफूज तरीन परवाज़ें करार नहीं दिया गया था? हाँ ऐसा हुआ था। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है? यही ना कि इसराइली हुकाम फ़लस्तीनियों को कमतर नहीं समझते। और जो नतीजा है उससे क्या ज़ाहिर होता है? मैंने उसके से अंदाज में कहा, यही ना कि तुम लोगों ने फ़लस्तीनियों की ताकत का गलत तजज़िया किया था। हमारी सिक्योरिटी ने हर मुमकिन हिफाजती इंतजामात किए थे। ये अलग बात है कि मैंने उनकी हिफाजती इंतजामात पर सख्त तनकीद की थी। फ़लस्तीनियों ने तुम्हारे हिफाजती इंतजामात के बावजूद तुम्हारा एक त्यारा तबाह कर दिया और दूसरा मुहासरे में है। इस बात से अगर इनकार कर दिया जाए कि फ़लस्तीनियों ने हमारे हिफाजती इंतजामात को शिकस्त दे दी है, तब भी ये हकीकत तब्दील नहीं होगी। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कल तक बेदस्त व पा थे, अब वो एक कुव्वत बनकर उभर रहे हैं। अपनी उस दरिंदगी को क्या कहोगे? तुमने एक पूरा जहाज बिला सबब तबाह कर दिया। वो फर्दे वाहिद की हरकत थी, इसलिए ये सवाल तुम अहमद रश से ही करना। मैं भी तो फर्दे वाहिद हूँ, फिर तुम मुझसे इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हो? क्या मैं अपनी कौम अपने मुल्क की तरफ से जवाब दे हूँ? तुम इसराइली पार्लियामेंट की मुंतखब रुकन हो, इसलिए तुम यकीनन अपने मुल्क की तरफ से जवाबदेह हो। कुछ देर कबल तुम कह चुके हो कि तुम में से कोई भी इंचार्ज नहीं है, हर एक की हैसियत बराबर है, लिहाजा तुम में से हर शख्स जवाबदेह है। बिल्कुल है, मैंने बरजस्ता कहा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जिसने त्यारा तबाह किया था उससे सवाल करना। मरियम ब्रैंस्टन लाजवाब सी होगी, लेकिन उसने फौरन ही संभाला ले लिया। लेकिन तुम्हें यह तस्लीम करना होगा कि त्यारे को तबाह कर देने का फेल काबिल मुज़म्मत है। इससे पहले यह तस्लीम करना होगा कि दूसरे की सरजमीन पर तसल्लुत जमा लेना भी काबिल मुज़म्मत फेल है। मैंने सर्द मोरी से कहा, यही मसला तो हम हल करने के लिए तो घर से निकले थे, लेकिन तुम लोगों ने हमारा मिशन तबाह कर दिया। इस मसले में हल करने के लिए कुछ नहीं रखा। ये तो 2 और 2 4 वाला मामला है। तुम लोग इसे उलझाने के लिए दुनिया की तवज्जो बटाने की कोशिश करते रहते हो। अमन कॉन्फ्रेंस की अफादियत तो पूरी दुनिया ने तस्लीम कर ली है, तभी तो वो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो गए थे। अरब ममालिक तुम्हारे फ्रेम में आ गए और हम उस फ्रेम में आने के लिए तैयार नहीं। यही बात तुम लोगों को हमारी नागवार गुजर रही है। लेकिन जो बात मेज पर बैठकर तय कर ली जाए वो बहरहाल बेहतर होती है। ये हमारा कारनामा है कि हम तुम्हें मैदान से मेज तक खींच कर ले गए। ये बात पहले भी तो हो सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात ताकत का मुज़ाहरा किए बगैर बात नहीं बनती। ठीक है, गलतियां तो यकीनन होती हैं। अमन कॉन्फ्रेंस में तमाम अरब ममालिक शरीक हो रहे थे, हर एक अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता था और हम किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाते। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इसराइली गासिब है और गासिब के साथ कोई गुफ्तगू शनीद नहीं हो सकती। तंजीम में तुम किसी बड़ी पोजीशन के मालिक नहीं मालूम होते, लेकिन मालूम होता है कि तुम लोगों ने तय कर लिया है कि कोई बात माननी नहीं। ये एक हकीकत है कि मैं तंजीम का एक अदना कारकुन हूँ, और ये भी कि तंजीम के हर फर्द ने तय कर लिया है कि फ़लस्तीन को इसराइल के तसल्लुत से आज़ाद कराने से कम कोई बात नहीं मानेंगे। तो क्या इसका इतलाक इस मुकाम पर भी होता है? मरियम ब्रैंस्टन ने खासे मायूसाना लहजे में कहा, ये तो इसराइल नहीं है, हम क्यों बिला वजह खून रेजी कर रहे हैं? मुमकिन है अपनी ज़ात की हद तक तुम माकूलियत का मुज़ाहरा करो, मगर तुम अपने हम वतनों को किसी तरह कायल नहीं कर सकोगी। यही तो मुश्किल है। मरियम ने एक तवील सांस ली। मैं अपने साथियों के ज़हनों में अपनी बात नहीं उतार सकती, और अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने साथियों से अपनी बात नहीं मनवा सकोगे। मेरे साथ अगर कभी ऐसी सूरत हुई तो इनसे अलहदगी इख्तियार कर लूंगा। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मादी में ऐसा भी हो चुका है। मुमकिन है तुम ऐसा करने पर कादिर हो, मगर मैं ये नहीं कर सकती, वरना कब की इनसे अलहदा हो चुकी होती। तुम जो कुछ भी हो इसराइल की वजह से हो। इसराइल नहीं रहेगा तो तुम्हारी पोजीशन खाक में मिल जाएगी। ये तुम्हारी कमजोरी भी है और मजबूरी भी है। शायद तुम्हारी बात दुरुस्त हो, मुमकिन है मैं ही गलती पर हूँ। यहूदी भी गलती पर हो सकते हैं, लेकिन क्या फलस्तीनी कभी गलती नहीं करते?
میرا نظریہ یہ ہے کہ بڑی غلطی کے جواب میں چھوٹی غلطی نظر انداز کر دینی چاہیے۔ کیا میں اسے یہ نتیجہ اخذ کروں کہ تم احمد رش کو طیارہ تباہ کرنے میں حق بجانب سمجھتے ہو؟ بنیادی طور پر میں رواداری کا مظاہرہ کرنے کا قائل ہوں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ جو لوگ طاقت کی زبان سمجھتے ہوں ان کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں احمد رش کو طیارہ تباہ کرنے میں حق بجانب تو نہیں سمجھتا، تاہم یہ ضرور ہے کہ اس نے کچھ ایسا زیادہ غلط بھی نہیں کیا۔ اور اب یہاں ایک خون ریز جنگ جاری ہے، دونوں طرف کے لوگ مارے جائیں گے، اس سے تم لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ جس طرح فلسطینی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں تم بھی تو لڑو، تمہیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ بقا کی جنگ ہوتی کیا ہے اور کیوں لڑی جاتی ہے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم لوگ امن کانفرنس کو سبوتاژ کرنا چاہتے تھے، تم اس میں کامیاب ہو بھی گئے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ یہودی غاصب ہیں، اسرائیل کی صورت میں انہوں نے فلسطینیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، ان کی سرزمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے، انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی موقع پر فریاد کریں۔ فریاد کرنے کا حق تو صرف مظلوموں کو ہوتا ہے۔ ظالم گڑ گڑاتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ تم لوگوں پر جو بھی افتاد پڑی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اس کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ یا پھر جا کر اپنے جیکب سے کہو کہ وہ ہتھیار ڈال دے، ہم تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جنگ کرنا نہ پہلے ہمارا مقصد تھا اور نہ اب ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ماضی میں عربوں کی تاریخ خواہ کچھ ہی کیوں نہ رہی ہو، مگر آج کے دور میں وہ ایک امن پسند قوم ہے، اور وہ جن کا ماضی بہت اچھا تھا، جن کی تاریخ خونی نہیں تھی، اب وہ یہودی لوگ ترقی یافتہ ہیں۔ اور ان کی ترقی کیا ہے؟ وہ جدید ترین نسلوں کے معجد ہیں۔ انہوں نے ایٹمی اسلحہ متعارف کرایا، نہ صرف متعارف کرایا بلکہ اسے پہلی بار استعمال کرنے کا سہرا بھی انہی کے سار ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے لاکھوں بے گناہ اور معصوم شہریوں کو ایٹم بم مار کر چشمے زدن میں ہلاک کر دینے والے امن کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، بلکہ ٹھیکیدار ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کو خونی قرار دینے والے یہی لوگ ہیں، اور اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والے بھی یہی ہیں۔ میں عالمی سیاست پر بحث نہیں کر رہی ہوں، مریم برنسٹن نے مانے بغیر کہا۔ عالمی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ اگر تفتیش کرنے نکلو تو ایک بھی ذمہ دار نہیں مل سکے گا۔ اس قسم کی ذمہ داریاں کون قبول کرتا ہے؟ لیکن در حقیقت ہر ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ تو قوموں کا معاملہ ہے، ایک فرد تن یا کسی پوری قوم کی تاریخ مسخ نہیں کر سکتا۔ یہ کام تو قومیں کیا کرتی ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اسے خونی قرار دینے میں تمام غیر مسلم اقوام برابر سے شریک ہے۔ اس مہم میں لوگوں نے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جنہوں نے علم و ثقافت، مذہب و تمدن اور موجودہ ترقی کی چنگاریاں مسلمانوں ہی سے حاصل کی تھی۔ ان بجھتی ہوئی چنگاریوں سے اپنے آلہ و روشن کر کے آج وہ مسلمانوں کے ہی در پہ ہو گئے ہیں۔ عربوں کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے ذمہ دار بھی یہی ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمان مملکتوں کی کمزوری اور ان کے آپس کے اختلافات بھی انہی کی سازشوں کا شاخسانہ ہے۔ موجودہ صدی میں لڑی جانے والی دونوں عالمی جنگوں میں ایک بھی مسلمان حکومت شامل نہیں تھی، اس کے باوجود بھی تاریخ اگر خونی ہے تو صرف مسلمانوں کی۔ غالباً ایران اور عراق میں سے ایک بھی ملک غیر مسلم نہیں ہے، مریم نے تندیہ لہجے میں کہا۔ یہ تم لوگوں کی سازشوں کی ایک اور بدترین مثال ہے۔ اس وقت ایران اور عراق کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار بھی تم ہی لوگ ہو۔ تم نے ان ممالک کو اسلحہ فروخت کیا ہے، مالی منافع بھی تمہارا اور سیاسی منافع بھی تمہارا۔ تم زیادہ سے زیادہ امریکہ کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہو، اسرائیل تو کسی کو اسلحہ فروخت نہیں کرتا۔ دنیا جانتی ہے کہ امریکہ پر بظاہر تو عیسائیوں کی حکومت ہے، لیکن در حقیقت امریکہ کی پالیسیاں یہودی بناتے ہیں۔ امریکہ کی معیشت پورے طور پر یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور اسرائیل کیا ہے؟ بجائے خود تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل نہ ہوتی تو یہ ریاست کبھی بارد وجود میں نہ آتی، اگر کسی طرح آ بھی جاتی تو قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کرنے والی باتیں ہیں، اور اس وقت ہم دریائے فرات کے کنارے ایک نہایت خراب صورتحال سے دوچار ہیں۔ دریا کوئی سا بھی ہو پیغام حیات ہی دیتا ہے، میں نے بڑی معصومیت سے کہا۔ یہ اور بات ہے کہ دجلہ و فرات تمہیں کوئی اور ہی کہانی سناتے ہوں۔ کیا مطلب؟ مریم نے چونک کر کہا۔ اس کے لہجے سے سنسنی ٹپک رہی تھی۔ دجلہ و فرات کے حوالے نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہودیوں کے لیے دریائے فرات ذلت کی علامت ہے۔ ہزاروں سال قبل جب پہلی بار تمہارے کرتوتوں کے باعث بیت المقدس تم سے چھینا گیا تو تم لوگ قیدی بن کر یہاں لائے گئے تھے۔ تمہیں یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ مریم نے ہزیانی انداز میں مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ تمہاری مذہبی کتب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر تھپکی دے کر اسے
पुरसुकून करने की कोशिश करते हुए कहा, आराम से बैठ जाओ मरियम, हिजान में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। मरियम मेरे बराबर में यूं बैठ गई जैसे उसके पैरों में जान ही ना रह गई हो। तुमने हमारी मजहबी किताबें भी पढ़ी हैं? मरियम ने खाली खाली से लहजे में कहा, हालांकि तुम मुसलमान हो। अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ। अगर मैंने तुम्हारी मजहबी किताबें पढ़ी हैं तो क्या मैंने कोई जुर्म किया है? नहीं, लेकिन तुमने फराद को जो हवाला दिया है उस पर मुझे हैरत हुई थी। हम तो समझ रहे थे कि ये महज इत्तफाक है। ये इत्तफाक नहीं मरियम, हमने बहुत तवील मंसूबा बंदी की थी। जुज़ियात पर हमारी बहुत गहरी नज़र थी। इस मुकाम का इंतखाब खास तौर पर इसीलिए किया गया था कि तुम्हें अपना मादी नजर आ जाए। क्या ये सारी मंसूबा बंदी तुमने की थी? मरियम ने सर उठाकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, सारी तो नहीं, अलबत्ता बेशतर मंसूबा बंदी मेरी ही है। वैसे ये मंसूबे बनाने और इस पर अमल करने में बहुत से लोग शरीक रहे हैं। तुम्हें मालूम है जब मैंने तुम लोगों से मुलाकात करने का फैसला किया था तो मेरे ज़हन में क्या क्या खदशात मंडलाए थे? मालूम तो नहीं मगर मैं अंदाजा जरूर कर सकता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सोचा था मेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तुम लोग हर तरह से मेरी बेइज्जती करोगे, मेरी बेआबरूई की जाएगी और उसके बाद मुझे जिंदगी से महरूम कर दिया जाएगा। मैंने एक जोरदार कहका लगाया। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। अगर तुम कहो तो अब हम तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करें। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने तुम लोगों की तरफ से बदगुमानी की। कसूर तुम्हारा नहीं मरियम, तुम लोगों की प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत शानदार है। ज़राए इब्लाग ने जो कुछ तुम्हें बावर कराया है तुम वही समझोगी। ज़राए इब्लाग से कतई नज़र मेरा अपना ज़ाती ख्याल भी यही था कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन दहशत गर्दों का टोला है। अगर तुम्हारा ज़ाती ख्याल ये था तो तुमने इसे तब्दील क्यों किया? तुमसे मिलने के बाद मैं अपना ख्याल तब्दील करने पर मजबूर होगी। जिस तंजीम में तुम जैसे लोग मौजूद हों वो महज दहशत गर्दों का टोला नहीं हो सकती। मेरे बारे में किसी गलतफहमी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं, मैंने संजीदगी से कहा। मैं भी बहुत बड़ा दहशत गर्द हूँ। दहशत गर्द जुनूनी होते हैं और जुनूनी लोग बातें कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं। मैंने तो सुना है कि ज्यादा बोलना भी जुनून की ये एक शक्ल है। हाँ, मगर उनकी गुफ्तगू से भी जुनून टपकता है और दहशत गर्द तो दहशत गर्दी करेगा, उसे नजरियाती इख्तलाफात से क्या सरोकार है। अगर यही बात तुम अपने हम वतनों और हम कौमों के ज़हनों में उतार सको तो ये एक नेक काम होगा। मुझे उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ है, बहुत से नजरियात से इख्तलाफ है, मगर जहाँ जमहूरी तर्ज हुकूमत हो वहाँ एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं जो इतनी देर से तुमसे इतने सुकून से बातें किए जा रहा हूँ उसकी वजह तुम्हारे यही नजरियात हैं, वरना मुमकिन है तुम्हारा वही अशर होता जिसके खदशात तुम्हारे जहन में थे। तुमने एक बार पहले भी इन्हीं मालूमात का हवाला दिया था। मरियम ने कहा, अगर तुम्हारी मालूमात का जरिया क्या है? हम सीक्रेट एजेंटों की तर्ज पर काम करते हैं और तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि सीक्रेट एजेंट अपने मिशन पर किसी से बात नहीं करते। बहरहाल तुम्हारी मालूमात हैरान कुन हद तक वसी हैं। तुमने बड़ी बारीक बीनी से एक मंसूबा बनाया, नहायत जान फशानी से उस पर अमल भी किया, लेकिन तुमने ये बात कैसे नजरअंदाज कर दी कि आखिरी मराइल के लिए तुमने जिस मुल्क का इंतखाब किया वो हालत जंग में है। अगर हमारे जहाज किसी रेडार पर नजर आ जाते तो हमें फौरन मार गिराया जाता। ये पहलू नजरअंदाज करके तुमने तमाम लोगों की जिंदगियां दाव पर लगा दी थी। जितनी निजी परवाज हमने की है वो किसी रेडार की जद में आ ही नहीं सकती। उसके बावजूद किसी ऐसे मुल्क में चोरी छिपे दाखिल होना जहाँ जंग हो रही हो खतरनाक होता है। इराक बड़ा मुल्क है, मैंने कहा, और जंग इसके दूसरे सिरे पर हो रही है। दुनिया में और भी बहुत से ममालिक हैं, इराक को ये मुंतखब करना क्या जरूरी था? इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। ये मुकाम यहूदियों के लिए जवाल की अलामत है। हाँ, मरियम अफसुर्दगी से बोली, हम इस मामले में बहुत हसास हैं। तुमने ये हरकत करके हमारी दुखती रगों पर हाथ रख दिया है। तुम शायद बगदाद के पसे मंदिर से वाकिफ नहीं हो। जिस तरह दरियाए फरात तुम्हारे जवाल की अलामत है, उसी तरह इराक का दारुल हुकूमत बगदाद मुसलमानों की उरूज की अलामत है। सदियों तक ये शहर मुसलमानों की हुकूमत का दारुल खुलाफा रहा है और उस वक्त मुसलमानों के अलावा कोई काबिल जिक्र ताकत नहीं थी। उसके बाद गो के तातारी हमलावरों ने इसे तहस नहस कर दिया, लेकिन तुम देख रही हो कि आज फिर बगदाद पहले की तरह आबाद है। मुसलमानों के लिए शहर हुक्मरानी की अलामत है। मुझे यकीन है कि दोबारा जब कभी मुसलमान उभरेंगे तो इसमें इराक का बड़ा हिस्सा होगा। मरियम ब्रेंस्टन ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। मैं समझती हूँ कि सिर्फ यहूदी तोम परस्त कौम है। आज मालूम हुआ कि मुसलमान भी ऐसे लोग मौजूद हैं। ये तोम परस्ती का मामला नहीं है मरियम, मैंने उसका नरम और नाजुक हाथ थामते हुए कहा। इसमें शुबा नहीं कि मुसलमानों में भी ज़ईफ़ुल एतिकाद लोगों की कमी नहीं है।
تاہم یہ ضعیف الاعتقادی کا معاملہ نہیں ہے، اسے تم میری چھٹی کہہ لو تجزیہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کے عروج ثانی میں عراق کا کردار کلیدی ہوگا۔ صرف چھٹی کہو، اس لیے کہ یہ بات کسی تجزیے کی روشنی میں نہیں کی جا سکتی۔ ایران سے طویل جنگ کے نتیجے میں عراق کی قوت تقریباً ختم ہو چکی ہے اور جنگ معلوم نہیں کب تک جاری رہے گی۔ شاہ کے دور میں ایران مسلم ممالک کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھرا تھا، لیکن ایران عراق جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ عراق بھی کم بڑی طاقت نہیں ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عراق اتنا طویل عرصے جنگ لڑنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عراق کی قوت دنیا کے علم میں نہیں تھی۔ اس بے مقصد جنگ کو ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا ہی تھا۔ میں ایران کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن عراق سے امید کی جا سکتی ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد وہ بہت کم عرصے میں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا، اور یہی میرے تجزیے کی بنیاد ہے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ مریم برنسٹن نے نرمی سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا، جنگوں کے نتیجے میں تباہی تو پھیل سکتی ہے، خوشحالی نہیں آ سکتی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم جنگ کی بات کیوں کرتے ہو جبکہ تم بظاہر ایک نرم خو آدمی نظر آتے ہو۔ جب کسی بیماری کے علاج کے لیے آپریشن ضروری ہو جائے تو آپریشن سے جھجکنا نہیں چاہیے۔ بہت سی زندگیاں بچانے کے لیے اگر زندگیاں قربان کرنا لازمی ہو جائے تو چند زندگیاں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جنگ سے مجھے بھی اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ بہت سے مسائل حل کرنے کے لیے جنگ ناگزیر ہے، لہذا اس میں کوئی خرابی نہیں، جنگ ضرور ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ خوف تھا کہ اگر تم لوگوں نے ہمارے خلاف مارٹر استعمال کرنا شروع کر دیے تو ہماری تباہی میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن یہاں اگر مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے خدشات بالکل ہی بے جا تھے، تمہارے پاس تو شاید اسلحہ بھی ناکافی ہے۔ تمہارا تعلق ہمارے مخالف گروپ سے ہے جن سے ہم برسرے پیکار ہیں، لہذا تم سے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی جو کسی طرح سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ یہ اندازہ تو میں کر ہی چکی ہوں۔ مریم مسکرائی، اور ابھی میں واپس جاؤں گی۔ یہ غلط فہمی تمہیں کیوں کر ہوئی کہ تمہیں یہاں سے واپس جانے دیا جائے گا؟ تمہارا رویہ دیکھ کر تو یہ یقین ہو ہی جاتا ہے کہ تم مجھے واپس جانے سے نہیں روکو گے۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے کہا، در حقیقت میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ میں یہ بھی دیکھ چکی ہوں کہ تمہارا اس طرف دفاع نہ ہونے کے برابر ہے اور سارا زور دریا والی سمت میں ہے۔ مریم نے شوخی سے کہا، جنگی حکمت عملی کی روح سے تو کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جا سکتا جس کے علم میں اتنی اہم باتیں آ چکی ہوں۔ اس کے باوجود تم مجھے قیدی نہیں بناؤ گے۔ مریم کے لہجے میں حیرت تھی۔ مجھے واپس جانے دو گے؟ تمہیں قیدی بنا لینے سے بے شک ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں قیدی نہیں بناؤں گا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس نے میرے دونوں بازو پکڑ کر کہا، تم ایسا کیوں کرو گے؟ اس لیے کہ مجھے خطرات سے کھیلنے میں لطف آتا ہے، میں نے بڑے سکون سے کہا، اور تمہاری واپسی سے خطرات بڑھ جانے کے امکانات موجود ہیں۔ یا تو تم بڑے احمق ہو یا پھر انتہائی جنونی ہو، مریم بے بسی سے بولی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کس خانے میں فٹ کیا جائے۔ تم جس وقت بھی واپس جانا چاہو جا سکتی ہو، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میرے بارے میں زیادہ سوچنے کی زحمت نہ کرو تو بہتر ہے۔ میری نگاہ پہاڑی ڈھلان پر بھٹک رہی تھی جہاں اب تک کسی قسم کی نقل و حرکت کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ دریا والی سمت میں بھی سناٹا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اسرائیلی ابھی تک حرکت میں نہیں آئے ہیں۔ تم یا تو ذہانت سے محروم ہو یا پھر تم چاہتے ہو کہ بے گناہوں کا خون یوں ہی بہتا رہے، اور تمہارے ساتھی امن کے خواہاں ہیں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تبھی وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں ہے۔ انہیں جنگ کرنے سے روکا جا سکتا ہے، مریم نے زور دے کر کہا، لیکن یہ کام میں خود نہیں کر سکتی، البتہ میری رضاکارانہ خدمات حاضر ہیں۔ میں نے چونک کر مریم کی طرف دیکھا، میں اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ تم شاید یہ کہنا چاہتی ہو کہ ہم تمہیں یرغمال بنا لیں، میں نے کہا۔ یہ بات تو ابتدا ہی میں تمہیں سمجھ لینی چاہیے تھی، اور پھر تمہیں میری رضامندی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں تمہارے قبضے میں ہوں، جو چاہو سلوک کرو۔ مجھے افسوس ہے مریم، میں نے نفی میں ساری لاتے ہوئے کہا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ میں ٹھیک کہہ رہی تھی نا، تم لوگ آگ اور خون کی اس کھیل کو جاری رکھنے کے خواہاں ہو۔ تمہاری حیثیت میری نظر میں ایک قاصد کی سی ہے، اور تمہیں یرغمال بنانے سے آداب سفارت مجروح ہو جائیں گے، جو ہزارہ سال سے مسلمہ ہے اور ہر ایک ان کی پابندی کرتا ہے۔ میں قاصد نہیں ہوں، مجھے یہاں بھیجا نہیں گیا تھا، میں تو اپنی مرضی سے آئی ہوں اور اپنی مرضی سے ہی یرغمال بننے کو تیار ہوں۔ تم کچھ بھی کہو مریم، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہاری اس تجویز پر عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مریم چند لمحوں تک خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، اور اگر میں واپس نہ جانا چاہوں تو؟ تم کیوں واپس نہیں جانا چاہو گی؟ میں نے حیرت سے کہا۔
तुम्हारा किसी से कोई इख्तलाफ तो नहीं है? गोली किसी को देख कर नहीं लगती, मरियम ने तल्खी से कहा। मैं समझती हूँ कि मेरे तमाम साथी उस जंग की नजर हो जाएंगे। अगर तुमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया तो इसे हथियार डालने के मुतरादिफ समझा जाएगा। मरियम खामोश हो गई, वो किसी सोच में डूब गई थी। काफी देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं वापस चली जाऊं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा वापस चले जाना ही मुनासिब है। हर बात मेरी तवक्को के बरक्स हुई है। बहरहाल मैं नाकाम वापस जा रही हूँ, खुदा हाफिज, उसने कहा और पलटकर तेजी से ढलान से नीचे उतरने लगी। लेकिन अभी वो चंद गज से ज्यादा दूर नहीं गई होगी कि दरिया वाली सिम से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों ग्रुप आपस में टकरा गए थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसराइलियों ने उस तरफ से फरार होने की कोशिश की थी। मरियम रुक गई। कुछ देर वो तदब्जब के आलम में रुकी रही और बिलाकर किसी फैसले पर पहुंचकर दोबारा मेरी तरफ मुड़ी। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं? उसने मेरे नजदीक पहुंचकर सवाल किया। सवाल पेचीदा है, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हारे लिए वाकई ये मसला पैदा हो गया है। अगर तुम इजाजत दो तो कोई नतीजा बरामद होने तक मैं यहीं रुक जाऊं। ताम गलती सरासर तुम्हारी है। अव्वल तो तुम्हें अपने साथियों से जुदा नहीं होना चाहिए था। फिर अगर तुम यहाँ आ ही गई थी तो तुम्हें चाहिए था कि जल्दी वापस चली जाती। लेकिन खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इस जड़ब के इख्तिताम तक तुम मेरे साथ ठहर सकती हो। मरियम ब्रेस्टन खामोशी से एक तरफ बैठ गई और मैंने फायरिंग की आवाज पर कान लगा दिए। यह अंदाजा करना नामुमकिन नहीं था कि इस जंग में किस ग्रुप को बर्तरी हासिल हो रही है। कुछ देर यूं ही गुजर गई, फिर मुझे अहमद रश नजर आया जो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त निकला, उसने अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। उन्होंने उसी तरफ निकलने की कोशिश की थी। वो खामोश होकर मरियम को देखने लगा जो खामोश बैठी थी। कोई बात नहीं रश, इस बार तो हमारे साथियों के पास असले की कमी भी नहीं है, वो उनसे बखूबी निमट लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? उसने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। क्या हम उन पर अकब से हमला कर दें? हमारी पोजीशन इतनी मुस्तहकम नहीं कि हम उन पर अकब से हमलावर हो सके। मैंने उसकी तजवीज मुस्तरद कर दी। अहमद रश ने एक बार फिर मरियम की तरफ देखा। और उसके लिए तुमने ये फैसला किया? उसने मरियम की तरफ इशारा करके पूछा। अभी कोई फैसला नहीं किया, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा, इस वक्त खुद मुझे मालूम नहीं था कि कितना इंतजार करना पड़े। ताम हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक हमने मशीन गन चलने की आवाजें सुनी। ये आवाजें पहाड़ी के नीचे की जानिब से आई थी। मेरे साथ अहमद रश भी चौंक पड़ा। ये किस किस्म की आवाजें हैं? उसने हैरत से कहा। हमारे मुखालफिन के पास भी मशीन गनें नहीं है। मैंने तशवीश से कहा। और फिर ये आवाजें हमारे अकब से आ रही हैं। मरियम ब्रेस्टन को हालात की इस करवट का इदराक हो गया था और वो खड़ी हो गई थी। पहाड़ी से नीचे लपकते हुए शोलों की जबानें नजर आ रही थी। इस नई इफ्ताद पर हमारे साथी भी बुखला गए थे। मैंने महसूस किया था कि उन्होंने फायरिंग करना बंद कर दिया है। फिर मशीन गनों की जानी वाली फायरिंग भी रुक गई और फिर हमने एक ऐलान सुना जो मेगाफोन से किया जा रहा था। तुम लोग जो कोई भी हो, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि हथियार फेंक कर फौरन खुद को हमारे हवाले कर दो। पूरी पहाड़ियां घेरे में ली जा चुकी हैं। मैं इराकी फौज का मेजर अब्दुल सलाम तुम्हें हुक्म देता हूं कि अपनी बेहतरी की खातिर फौरन हथियार डाल दो। फरार के सारे रास्ते मसदूद किए जा चुके हैं और तुम्हें हथियार डालने के लिए सिर्फ आधे घंटे की मोहलत दी जा रही है। ये ऐलान पहले अरबी और फिर अंग्रेजी में मुतअद्दिद बार दोहराया गया। मरियम ने सूरत-ए-हाल समझ ली थी, बल्कि मेगाफोन पर किया जाने वाला ऐलान शायद इसराइलियों ने भी सुन लिया था। शायद यही वजह थी कि उन्होंने भी फायरिंग रोक दी थी और अब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा ख्याल है ये मौका बेहतरीन है, मुझे वापस चले जाना चाहिए, मरियम ने कहा। एक लम्हे की भी ताखीर मत करो और अपने साथियों को समझाओ कि अगर उन्होंने अब भी हथियार ना फेंके तो इराकी फौज उन्हें बख्शेगी नहीं। और तुम लोग क्या करोगे? उसने जाने से कबल आखिरी सवाल किया। इराकी फौज से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मैंने कहा। हम हथियार डाल देंगे। तुम अक्लमंदी का मुजाहरा करोगे, मरियम ने कहा और तेजी से वापसी के लिए मुड़ गई। तो क्या हम वाकई हथियार डाल देंगे? अहमद रश ने कहा। हथियार नहीं डालेंगे तो क्या फौज से मुकाबला करेंगे? मैंने कहा, हमारे पास कोई मुतबादल नहीं है। हम फरार होने की कोशिश तो कर सकते हैं, अहमद रश बोला। क्या हम कामयाब हो जाएंगे? ये सरासर हमाकत होगी और अगर हम फरार होते हुए मारे गए तो ये हमारी बदतरीन बदकिस्मती होगी। लेकिन हमारे साथियों को किस तरह इल्म होगा कि तुमने क्या किया है? रश ने सवाल किया। हम वहीं चल रहे हैं। जाहिर है जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा? सैयद हमें रासई में मिल गया। ये क्या हो गया जनाब? उसने बड़ी बदहवासी से कहा। अब क्या होगा? फिक्र मत करो, मैंने उसका शाना थपथपा कर कहा।
इराकी मुसलमान हैं, मुझे तवक्को है कि उनसे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। किसी भी हुकूमत की सरहदों में बिला इजाजत दाखिल होना जुर्म है। अहमद रश ने कहा, हमें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हम एक मुल्क की तरबियत याफ्ता फौज का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। मैंने कहा, अगर होते तब भी मुसलमानों से ना लड़ते। मोहलत का वक्त खत्म होने से कबल ही हमने इराकी फौज के सामने हथियार डाल दिए। इराकी फौज की कारकर्दगी हैरान कुन थी। उन्होंने न सिर्फ बड़ी खामोशी से पहाड़ियों को घेरे में ले लिया था, बल्कि मोर्चे भी बना लिए थे। हमें एहसास तक हो नहीं सका था कि हमको घेरे में ले लिया गया है। इराकी जवानों ने हमारी तलाशी ले ली थी और उसके बाद मेजर अब्दुल सलाम ने हमसे सवाल किया था, तुम कौन लोग हो और इराकी सरहदों में क्यों दाखिल हुए हो? ये तो आप देख ही रहे हैं कि हम फलस्तीनी हैं। मैंने आगे बढ़कर कहा और उसे जल्दी जल्दी सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। उसने सोच में डूबे हुए अंदाज में कहा, तुम लोगों के बारे में बाद में फैसला किया जाएगा, अभी तो तुम कैद में रहोगे। हमें फौजी ट्रकों में सवार करके नामालूम मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया था। मेजर अब्दुल सलाम ने फौजियों को पहाड़ियों के गिर्द मुआसरा तंग करने का हुक्म दिया था। हमने फौजी ट्रकों पर कई घंटे सफर किया। इसी दौरान में मैं ज्यादातर ऊँघता रहा था। फिर एक झटके के बायस मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि रात की तारीकी हो गई है। धुंधलुके में इर्द गिर्द नजर आने वाले मनाजर से मालूम होता था कि हमारी मंजिल कोई फौजी कैंप है। हमें ट्रकों से उतारा गया और फौजी बैरकों में पहुंचा दिया गया। जिस कोठरी में मुझे कैद किया गया था वो निस्बतन छोटी थी और उसमें 2 आदमियों से ज्यादा की गुंजाइश नहीं थी। ये शायद इत्तफाक ही था कि अहमद रश को भी मेरी ही कोठरी में रखा गया था। यह शायद उसकी वजह ये रही हो कि अहमद रश के बारे में मैं उन्हें बता चुका था कि वो मेरा नायब है। ताम मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। इस बात का भी इम्कान था कि इस कोठरी में हमारी गुफ्तगू कहीं और सुनी जा सकती हो और शायद इसलिए इसका बंदोबस्त किया गया हो और इसी मकसद के तहत अहमद रश को और मुझे यकजा किया गया हो ताकि हमारी गुफ्तगू से हमारे बारे में सही मालूमात हासिल की जा सके। इस बात से हमें कोई खतरा नहीं हो सकता था, इसलिए कि ना तो हमने उनसे कोई गलत बयानी की थी और ना ही आइंदा इसका कोई इम्कान था। मैंने इस बात की मुखालफत की थी कि खुद को उनके हवाले ना किया जाए। अहमद रश बुड़बुड़ाया, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लो हम किस मुश्किल में फंस गए हैं। मुश्किल में तो हम पहले ही फंसे हुए थे। मैंने कोठरी के नीम पुख्ता फर्श पर बिछे हुए कंबल पर बैठते हुए कहा, अब हमारे मुखालफिन फंसे हुए होंगे। मैं जैकब को अपने हाथों से मौत के घाट उतारना चाहता था। मुझे अफसोस है कि मैं ये काम नहीं कर सका और मुझे डर है कि कहीं वो इराकियों के हाथों ना मारा जाए। तुम भी तो इराकी हो, मैंने हंसकर कहा। अगर वो इराकी फौज से मुकाबले में मारा गया तब भी तुम्हारे दिल को तसल्ली तो रहेगी, क्योंकि वो अगयार के हाथों तो नहीं मारा गया। मैं इराकी जरूर हूँ, मगर इस वजह से मैं नहीं बच सकूंगा। इराक में चोरी छप्पे दाखिल होने पर हमें सजा जरूर दी जाएगी। ख्वाह मुखा के अंदेशों से खुद को हल्कान मत करो और सुकून से बैठ जाओ। इराकी भी मुसलमान है। इसराइल के खिलाफ काम करने की वजह से मुमकिन है हमारे साथ नरमी बरती जाए। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि नरमी बरती जाने के बावजूद हमारे साथ जो सलूक किया जाएगा वो कितना सख्त हो सकता है? अहमद रश ने हैरत से कहा, हम नाज़ुक अंदाम लड़कियां नहीं है रश, फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। हमें सख्त से सख्त हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सूरज निकलने के बाद हमें नाश्ता पहुंचा दिया गया। मैंने नाश्ता लाने वाले फौजी से बात करने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, उसने मुख्तसरन कहा और रेडियो के बल घूमकर बाहर निकल गया। तुमने देखा? अहमद रश बोला, इसके रवैये से जाहिर होता है कि हम पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। तुम खुशफहमियों में क्यों मुब्तला हो गए थे? ये क्या जरूरी है कि वो हमें अपने सरों पर ही बिठा लें? और फिर तुम्हें मेजर अब्दुल सलाम की बात याद नहीं? उसने कहा था कि तुम्हारे बारे में फैसला बाद में किया जाएगा। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। शाम के वक्त ये जुमूद उस वक्त टूटा जब 2 फौजी कोठरी के दरवाजे पर आ गए और दरवाजा खोलकर उन्होंने मुझसे कहा, आपको मेजर साहब ने याद किया है। मेजर अब्दुल सलाम के ऑफिस में उसके अलावा 2 और अफराद भी मौजूद थे और मैं उन दोनों को पहचानता था। वो जैकब और बैकर थे। एल आल का सिक्योरिटी चीफ और कांकरेड का पायलट, वो दोनों मेजर अब्दुल सलाम की मेज के सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। उनके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। मैं ऑफिस में दाखिल हुआ तो दोनों ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझे देखकर बैकर का चेहरा तो बेतासर रहा, मगर जैकब चौंक पड़ा। तुम? उसने सरसराती आवाज में कहा, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? मेजर अब्दुल सलाम बड़ी दिलचस्पी से हमें देख रहा था। मैंने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया।
और अब उस पर मेरी शख्सियत मुनकशिफ होने वाली थी। तुम्हारे अंदाजे से जाहिर होता है कि तुम मुझे पहचानते हो, मैंने तंदिया अंदाज में कहा।